नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सुबह से ही लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व की और किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे फेज में मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद समेत ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग जारी है। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए मतदाता सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सतना, महासमुंद और कांकेर। अब देखिए मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। महिला मतदाता खासकर अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी यहां पर साज सजावट भी एक तरह से की गई है। सतना, महासमुंद और कांकेर, ये 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी आहुति देने पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे फेज की वोटिंग के लिए मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने भी मतदान केंद्रों पर विशेष तैयारी कर रखी है। कई सेंटर्स पर मतदाता सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि वोटर जो है वो आकर्षित हों। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, कवर्धा और राजनांदगांव की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई मुद्दों पर वोट देने यहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बता रहा, लेकिन उत्साह देखने लायक है। खासकर बुजुर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर लें या फिर महिला मतदाताओं की बात कर लें, तमाम लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदाताओं के साथ साथ राजनेता भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने पूजा अर्चना के बाद मतदान किया। तो वहीं राजनांदगांव की तस्वीरें आप देखिए, जहां संतोष पांडे और इसके अलावा कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपना मतदान किया है। इसके अलावा कांकेर से मौजूदा सांसद मोहन मंडावी ने भी सुबह सुबह मतदान किया। कवर्धा में स्पीकर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने वोट कास्ट किया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चलिए चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी यहां पर भूपेंद्र गुप्ता जी का। भूपेंद्र गुप्ता जी, खजुराहो की बात करते हैं। सबसे पहले खजुराहो में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वीडी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, इंडिया गठबंधन से हालांकि जिन्हें उतारा गया था उनका नामांकन निरस्त किया गया। उसके बाद आपने यहां पर आरबी प्रजापति को आप लोगों ने यहां पर सपोर्ट किया है, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वहां पर प्रचार प्रसार हुआ या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचता है, लोगों से वोट की अपील करता है। एक तरह से आप लोगों ने यहां पर वॉकओवर दे दिया है वीडी शर्मा को। ये आपका परसेप्शन गलत है। जब 4 जून को परिणाम खुलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि 370 वोट बूथ पे बढ़ाने का जो है हल्ला मचाया था पूरे देश में और जो है 270 वोट कम हो गए। ये जो है ये परिस्थिति पूरे देश के सामने। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी 2 घंटे में आप बता रही हैं 15% पोलिंग हुई। 2 घंटे का मतलब है कि 120 मिनट में 120 वोट डले। 600 मिनट का ये पूरा चुनाव होता है। कितने परसेंट पोलिंग होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये जो है ये से केवल गोलीबाजी करने से और केवल जो है झूठ बोलने से या हल्ला मचाने से या हुआ करने से वोटिंग थोड़ी बढ़ जाती। नहीं, खजुराहो की बात करते हैं ना, खजुराहो की बात करते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। मेरा सवाल ये था कि वीडी शर्मा को एक तरह से आप लोगों ने वॉकओवर दे दिया है, क्या उसका असर अन्य सीटों पर पड़ता हुआ दिखेगा? वॉकओवर का मतलब होता है कि हमने सीट जो है हमारे सारे कैंडिडेट बाहर आ गए, क्या ऐसा हो गया है? वॉकओवर का मतलब क्या होता है कि वहां पर अकेले जो है वीडी शर्मा लड़ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों ने वहां दमखम से चुनाव प्रचार तो नहीं किया। मैंने तो नहीं देखा कि वहां पर आपके कोई बड़े नेता गए प्रचार प्रसार करने। ये आप परसेप्शन बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? चलिए
परसेप्शन कोई नहीं बना रहा, जो देश में सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सामने रखा जा रहा है। वो कोई हाथ करने देंगी, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ या बीजेपी से कर रहा हूँ? मुझे बात तो कहने दीजिए मेरी। आप जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बात कहिए, आप बात कहिए। जिसके पास जो अपने संसाधनों का वो सही डिप्लॉयमेंट करेगा जहां उसे करना, जहां उसकी पॉसिबिलिटीज है। हम जो है 10 से 12 ट्रांसपेरेंसी में चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हवा बंद है, उसकी भी चर्चा करिए ना। 250 नेता उतरे थे छिंदवाड़ा, पूरे मिनिस्ट्री वहां पर लगी हुई थी, चीफ मिनिस्टर ने वहां पर 10 दौरे किए। उसके बाद हालत क्या है, क्या हालत है बालाघाट में, क्या हालत है मंडला में, उसकी भी चर्चा करिए। दूसरी चीज, मुझे चर्चा करने का मौका वो दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनल पर बोला है, मैं उसको काउंटर करूं। आप उनसे कुछ पूछती हैं, मुझसे कुछ पूछती हैं, और एक परसेप्शन बनने लगता है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता जी यहाँ कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश का पैसा लूट लेगी। लूट कौन रहा है? आज आटे पर टैक्स लगा हुआ है, भोजन पर टैक्स लगा है, किताबों पर टैक्स लगा है, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स लगा है। कौन लूट रहा है देश को? क्या ये टैक्स कांग्रेस की सरकार में लगता था? और जिस टैक्स को खत्म हुए 38 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी ने इनहेरिटेंस टैक्स। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक बार माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ। तृप्ति सोनी के पास कुछ तस्वीरें हैं। तृप्ति सोनी, काफी लंबा विधान लोकसभा है ये, मतलब एक छोर से दूसरी छोर, कहाँ तक कवर करेंगी? पूरे 7 विधानसभा तो निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। कोशिश करते हूँ कि बिंद्रा नवागढ़ तक पूरे 8 विधानसभा में मैं पहुँचूँ। अभी तक ये तीसरा विधानसभा है। सरायपाली, बसना और ये खल्लारी विधानसभा में खड़ी हूँ। आगे मेरे को बिंद्रा नवागढ़ का भी और राजिम, धमतरी, कुरूद ये विधानसभा भी कवर करने हैं। और मैं देखते हुए जा रही हूँ पोलिंग बूथों पे लोगों में बहुत उत्साह है, मतदाताओं में बहुत उत्साह है। अभी तक लगभग 16-17% मतदान हो चुका है और अच्छा चल रहा है। अपनी जीत को लेके कितनी आश्वस्त हैं? 110% आश्वस्त हूँ शुरू दिन से ही, और कहीं कोई संशय वाली कोई बात ही नहीं है। पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, विकास कार्य पे लोगों का भरोसा है, तो निश्चित रूप से बहुत अधिक वोटों के अंतर से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि उनकी पार्टी ने उन्हें जहां भी भेजा वो खाता खोल के ही आते हैं। तो दुर्ग में भी खाता खोल लिए होते, वो यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब माने टक्कर है, क्योंकि टक्कर थोड़ी बहुत दिख तो रही है। नहीं, आपको लग रहा होगा, लेकिन हमें तो टक्कर नहीं दिख रही है। एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल। चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं। रूप कुमारी चौधरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और 110% जीत का दावा कर रही है। नतीजे 4 जून को बताएंगे, लेकिन इस वक्त महासमुंद की जनता दिल खोल कर मतदान कर रही है और हम भी आपसे अपील करेंगे कि अभी भी वक्त है, शाम के 6 बजे तक का वोट डालने जरूर जाइए। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, महासमुंद। तो बिल्कुल देखिए, महासमुंद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भारी मतों से जीत का यहां पर दावा जरूर किया है और आत्मविश्वास से लबरेज भी नजर आ रही हैं। और लगातार हम आपको सुबह से ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे महासमुंद की बात कर ली जाए या फिर कांकेर की बात कर ली जाए, राजनांदगांव की बात कर ली जाए, हर जगह पर जो वोटिंग है वो सही तरीके से हो रही है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। फिलहाल चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद शिवम शुक्ला जी मैं आपके पास आती हूँ। चलिए शिवम शुक्ला जी के पास चलते हैं। शिवम शुक्ला जी, जिस तरीके से भूपेंद्र गुप्ता जी बोल रहे हैं कि यहां पर जो टक्कर है वो है ही नहीं, और छिंदवाड़ा का उन्होंने जिक्र किया कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से आपने पूरी मेहनत लगा दी बीजेपी ने, अब वो मेहनत बाकी जगहों पर नजर नहीं आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाला संगठन है। कांग्रेस पार्टी के तरीके से हम चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह सामने नहीं आते और चुनाव प्रचार के दौरान ही सिर्फ हमारी सक्रियता नहीं रहती। तो स्वाभाविक तौर पर जो भी पार्टी 24 घंटे 7 दिन जनसेवा की भावना को लेकर के जनता के बीच सक्रियता के साथ काम करती है, उसको इस प्रकार से कभी भी डर नहीं होता। जबकि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनता के बीच तभी जाते हैं जब कोई चुनाव का वक्त हो, चुनाव में उनको मत हासिल करने हो, अथवा वह जनता के बीच आपको जाते हुए नजर नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रमुख स्तंभों पर इन चुनावों में अपने आप को केंद्रित किया है। पहला, प्रधानमंत्री जी की एक लोकप्रियता, सर्वस्पर्शी लोकप्रियता, जिसमें प्रत्येक सामाजिक वर्ग उनके ऊपर अपने नेता के रूप में विश्वास करता है। दूसरा,
हमारे संगठन तंत्र की मजबूती, जो बूथ स्तर तक के हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, बूथों का डिजिटलाइजेशन किया गया है हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, वहां पर बूथ समितियां बनाई गई हैं, पन्ना समितियां बनाई गई हैं, तो वह सभी माइक्रो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है और बेहतरीन तरीके से अपना काम करते हैं। तीसरा, हमारी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारों की विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति, जिसको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन रूप से आगे बढ़ाया है और बड़ी संख्या में लोग हमारी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रही है, वह तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। वो आदिवासियों व दलितों और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकारों को अल्पसंख्यक आबादी को तुष्ट करने के लिए देना चाहती है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में, अपने वचन पत्र में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो एजेंडा है वह हिंदुत्व के विरोध का है, उनका जो एजेंडा है वह अल्पसंख्यक वर्गों के तुष्टीकरण का है, उनका जो एजेंडा है वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है और स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इसको नजदीकी के साथ देख रही है। कांग्रेस के बारे में देश की जनता यह विचार बना चुकी है कि यह लोग जो विरासत टैक्स लेकर के आ रहे हैं उसके माध्यम से शौर्य और पराक्रम के बल पर जो इस देश की जनता ने अपने एक मूल स्वभाव के कारण, हम उपभोक्तावादी समाज नहीं, हमारे यहां पर अगर कोई व्यक्ति धन अर्जित करता है तो उसको अपने कठिन समय के लिए संचित करके रखता है, अपने परिवार के लिए संचित करके रखता है ताकि विषम परिस्थितियों में वह धनराशि उनके परिवारों के काम आ सके। लेकिन कांग्रेस ने आज उस पर भी डाका डालने की नीयत अपनी एकदम से स्पष्ट कर दी है। तो स्वाभाविक तौर पर देश का आम मतदाता कांग्रेस के मनोभाव को समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव को समझ रहा है, कांग्रेस कुछ आचरण को भी समझ रहा है कि मस्जिदों में, मजारों में जाकर के तो उनके नेता सजदा कर रहे हैं चुनावों के दौरान, लेकिन राम मंदिर जाने की फुर्सत आज तक कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं मिल पाई है। देश का आम मतदाता यह भी देख रहा है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश की सेना करती है तो कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ता उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। जब अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाता है, जब मुस्लिम महिलाओं को जो एक ट्रिपल तलाक जैसा कानून था उससे बाहर निकाला जाता है, जब देश में अन्य देशों में कट्टरपंथ का शिकार होकर के शरण लेने आए नागरिकों को नागरिकता दी जाती है, तो इन तमाम चीजों का कांग्रेस सिर्फ इसलिए विरोध करती है ताकि अपनी तुष्टीकरण की और नफरत की दुकान को आगे बढ़ा चुके। तो स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इन चीजों को नजदीकी के साथ देख रही है। जब मत का अपने प्रयोग करेगी तो इन चीजों पर केंद्रित रहेगी। कर्नाटक का उदाहरण देश की जनता देख रही है कि वहां पर सरकार किस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग को ओबीसी के आरक्षण में शामिल कर रही है। कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी का जो बयान है वह भी आज देश की जनता के दिमाग में घूम रहा है उनके घोषणा पत्र के आलोक में कि किस प्रकार से देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का और अल्पसंख्यकों का कहने की बात कांग्रेस पार्टी कहती थी और जहां सरकार में है जिन राज्यों में वहां पर उसी चीज को चरितार्थ कर रही है। कांग्रेस का क्या प्रयास है कि दलित जो लोग कन्वर्ट होकर के दलित आज अगर मुसलमान बनते हैं तो उनका आरक्षण स्टेटस को रहा है। कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है? कांग्रेस प्रयास कर रही है कि पूरी तरीके से इस देश का जो इतिहास है उसमें बाबर और अकबर को ही भर दिया जाए, शिवाजी और इस प्रकार से वीर सावरकर के अध्याय को किस प्रकार से वहां पर कर्नाटक की सरकार ने हटाया है। देश की जनता इन चीजों को देख रही है। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार 29 फूलों की माला, 29 कमल की माला प्रधानमंत्री इन बातों को। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में खास तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी नजर आते हैं, चूंकि कांग्रेस स्थानीय मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा राम मंदिर हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या समझते हैं आप इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी नजर आएंगे जमीनी स्तर पर? देखिए सोनल, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो ताकत है वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है जी। ये यूं कहें कि उन्होंने जो गारंटी का दावा किया है वो है, क्योंकि आपको याद होगा 2014-2019 में अभी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था। सत्यप्रकाश जी, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज नहीं होंगी। वीवीपैट पर्चियों की गिनती, बैलेट पेपर से मतदान की मांग भी खारिज की गई है और वीवीपैट स्लिप देने में बहुत रिस्क है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये दलील दी गई है, बात कही गई है, वोट की गोपनीयता से समझौता होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बात कही गई है, बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज नहीं होंगी। वीवीपैट पर्चियों की गिनती, यहां पर माफ कीजिएगा, सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं और वीवीपैट पर्चियों की गिनती नहीं होगी। बैलेट पेपर से मतदान की मांग भी यहां पर रखी गई थी, वो भी खारिज कर दिया गया है।
तो यानी कि सारी याचिकाएं जो लगाई गई थी वो खारिज हो गई हैं। वीवीपैट स्लिप देने में बहुत रिस्क है, सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही गई है। वोट की गोपनीयता से समझौता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। इसके साथ ही बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग होगा। तो याचिका लगाई गई थी कि ईवीएम वीवीपैट पर से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं और वीवीपैट पर्चियों की गिनती नहीं होगी, ये बात कही गई है साफ तौर से। बैलेट पेपर से मतदान की मांग जो रखी गई थी याचिका में, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात कंप्लीट भी कीजिए और एक बार जो ये बड़ी खबर आई है इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप ध्यान केंद्रित कराइए और विश्लेषण कीजिए। देखिए सोनल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तो ड्यूरिंग द हियरिंग ऑल जो PILs लगे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उससे स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये जितनी भी PILs हैं ये खारिज होंगी या थोड़ा बहुत उसमें कुछ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये EVM मशीन की जगह बैलेट पेपर आना ये फिजिबल नहीं दिखता था आज के करंट सिचुएशन में या एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जब हो। दूसरा, वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग या मतदाता को देना, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को उसने नोटिस भी इशू किए थे इन PILs के सुनने में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो सुप्रीम होता है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी मैं या कोई देशवासी नहीं कर सकता। जो फैसला है वो अच्छा है, स्वागत योग्य है। लेकिन अब आप अपने जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था मैं उस पर जाता हूं जी। देखिए, मध्य प्रदेश की बात छोड़ो, पूरे देश की बात करते हैं। तो जैसे कि आप मैंने कहा कि 2019-2014 में मोदी ने 14 में होप की बात कही, 19 में ट्रस्ट की बात कही, आशा दिखाई, ट्रस्ट बढ़ाया, अब गारंटी की बात करते हैं। तो गारंटी कितनी पॉपुलर है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कैंपेन कर रही है। आपने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, उन सीट्स पर ही जा रहे हैं या उनकी रैली आयोजित हो रही है, कैनवासिंग कर रहे हैं उन सीट्स पर जहां पर न्यू फेसेस आए हैं। यानी कि नए फेस का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है, क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो दोबारा या तिबारा चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री की मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए वही चेहरा उपयोग किया गया है। एक चीज और महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो फोकस है वो कहीं टायर 3, टायर 4 सिटीज पर है, टायर 1 और टायर 2 सिटीज पर वो नहीं जा रहे हैं। अगर जाते भी हैं तो वहां केवल रोड शोज करते हैं, लेकिन जो रैलीज हैं या तो वो टायर 3, टायर 4 सिटीज में होती हैं या फिर रूरल एरिया में होती हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी है उसका एक प्रयास है कि मोदी की गारंटी के अगेंस्ट जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, क्या उसकी डिलीवरी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनिश्चित हुई या नहीं हुई। इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोकल इश्यूज, कास्ट इक्वेशन या कैंडिडेट बेस्ड करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी का चेहरा चला तो लोकल इशू ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अगर कांग्रेस इस तरफ कामयाब हुई कि चुनाव को लोकल इश्यूज पर लाके खड़ा कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं टफ फाइट फेस करना पड़ सकती है। खजुराहो और टीकमगढ़ की अभी चर्चा हो रही थी, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊं आपको। आप 2014, 2019 के इलेक्शन रिजल्ट से अगर टर्नआउट देखते हैं, देखिए ये दोनों सीट्स जो हैं, भले ही अनरिजर्व सीट खजुराहो है, लेकिन यहां पर ट्राइब्स और SC वोट की अधिक संख्या है जी। ठीक, टीकमगढ़ जो एडजॉइनिंग सीट है वो तो प्योरली SC के लिए रिजर्व है। यहाँ वोटर टर्नआउट अराउंड 50 to 51% इन 2014 में रहा था। जीत का अंतर भी लाख्स में था, लेकिन 2019 के रिजल्ट देखते हैं तो टर्नआउट एकदम 10 से 12 इवन 15% तक दोनों सीट्स पर बढ़ा, अराउंड 66 to 68% रहा। आप देखते हैं कि जीत का अंतर भी लाख्स में बढ़ गया। तो कहा यह जा सकता है कि अगर वोटर टर्नआउट घटा जी, इससे रूलिंग पार्टी को नुकसान हो सकता है, यानी जीत का अंतर घट सकता है। और अगर एज इट इज रहा तो यह कहा जा सकता है कि रिजल्ट पार्टी के फेवर में प्रीवियस इलेक्शंस की तरह आ सकते हैं। लेकिन यह निश्चित है
कि ओवरऑल कंट्री का अगर सिनेरियो देखें तो 2014 से 2019 में वोटर टर्नआउट बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी जी 272 से 303 पहुंची। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि अगर वोटर टर्नआउट घट रहा है तो क्या 400 पार या 370 का जो वादा है वो क्या हो पाएगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नोटा की आपने जो जिक्र किया था, देखिए नोटा के बारे में, नोटा 2013 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके पीछे एक कारण था वोटर टर्नआउट बढ़ाना ही, और ये सुप्रीम कोर्ट के एक PIL में जो डिसीजन था उसको फॉलो करते हुए डिसीजन ECI ने लिया था। इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है, आपने देखा होगा कि इसके बाद जो इलेक्शंस हुए नोटा के वोट बढ़े, यानी कि लोग अगर कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो इस तरफ जाएं लेकिन अपना ओपिनियन दें जी। लेकिन इस नोटा की फिजिबिलिटी नहीं दिखती है, इसका इलेक्शन रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज दैट कि नोटा के अगर वोट हाईएस्ट है तो सेकंड जो कैंडिडेट होगा हाईएस्ट से नीचे वाला उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तो नोटा की फिजिबिलिटी क्या रही इलेक्शन रिजल्ट पर, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता है। दूसरी चीज, एक चीज बताऊं, वोटर टर्नआउट कम होना देश की डेमोक्रेसी के लिए बड़ा घातक है। क्योंकि देखिए सपोज दैट कोई कहीं की पॉपुलेशन 20 लाख वोटर्स है एक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर 60% वोटर टर्नआउट रहता है, 50% रहता है, तो 50% रहने से हम ये आकलन कर सकते हैं कि 10 लाख लोगों ने वोट किया, यानी 10 लाख लोगों ने वोट नहीं किया, यानी जो होल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का ओपिनियन नहीं आया, यानी ओपिनियन कितना है 50% का। अब मान लो उसमें 50% में से जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 60% मिले, तो उस 60% का 10 लाख का 60% 6 लाख, यानी 6 लाख वोटर ने ही कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को या जो ठीक है सत्यप्रकाश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वोटर टर्नआउट घट रहा है तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लौटूंगी मैं, आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील भी कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए।